सबसे ज़्यादा समस्या ज़मीन को लेकर ही है। इस ज़मीन के विवाद को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा ज़मीन के सर्वे का काम स्टार्ट किया गया है, जो अभी सभी ज़िलों में प्रारंभ हो चुका है। उसमें हम लोग के सारण जिला का भी काम स्टार्ट हो चुका है। सारण जिला के अंतर्गत माझी ब्लॉक का भी हम लोग का ज़मीन का कार्य स्टार्ट हो गया है। इसके लिए हम सभी यहाँ पर आप लोग को जानकारी देने के लिए कि कैसे कैसे ज़मीन का सर्वे का कार्य होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ज़मीन के सर्वे का क्या उद्देश्य है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसी संबंध में हम लोग जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा नाम गौरव कुमार सिन्हा है। हम कानूनगो पोस्ट पर यहाँ पर आपके माझी ब्लॉक में पोस्टिंग हुआ है मेरा। बगल में एसओ सर बैठे हुए हैं, सुशांत कुमार, जिनका सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। उनके बगल में आरओ सर आए हुए हैं सारण जिला से, दिनेश कुमार उनका नाम हुआ। अब बाकी जो हम लोग के अगल बगल में हैं, हर एक राजस्व ग्राम के विशेष सर्वेक्षण अमीन लोग भी आए हुए हैं। और अब हम थोड़ा डिटेल में सर्वे के बारे में बताते हैं। ठीक है, ज़मीन का जो सर्वे जो हुआ था आज अंग्रेज़ों के समय में, आज से 120 साल पहले 1906-7 के समय में हम लोग का ज़मीन का सर्वे हुआ था, जिसके आधार पे अभी हम लोग खतियान देखते हैं या नक्शा देखते हैं। जो 1920 या 1906 के आसपास जो हुआ था, वो सर्वे बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। जो हम लोग पास खतियान उपलब्ध है वो हम लोग के दादा या उनसे भी पूर्वजों के नाम पर है, जो अभी इस दुनिया में जीवित नहीं हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि जो आदमी वर्तमान में जीवित है, जिनके पास ज़मीन है, उनके नाम पर खाता को खोल दिया जाए, जिससे हम लोग को आगे चल के बहुत आसान हो जाए कि जिनका ज़मीन उनके नाम पर खाता रहेगा, और खाता ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी उपलब्ध रहेगा। तो जो खतियानी ज़मीन है उसको जो लोग डेट कर चुके हैं, उनसे सबसे पहले हम लोग का क्या संबंध है, संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग को वंशावली का निर्माण करना पड़ेगा। वंशावली जैसे हम लोग का बन जाएगा तो वंशावली से क्लियर होगा कि जो हमारे दादा परदादा या लकड़दादा के नाम पर जो ज़मीन था, उसके हम लोग वंशज हैं, वो उससे हम लोग का खतियान से एक आधार बनेगा। उसके बाद है कि खतियानी ज़मीन तो क्लियर हो गया कि हम उनके वंशज हैं। उसके बाद उस ज़मीन कितना है, कितना कट्ठा, कितना धूर, कितना बीघा हम लोग के पास बचा हुआ है, उसके लिए लगान रसीद का ज़रूरत पड़ेगा। जो हम लोग रसीद जो कटाते हैं, उससे क्लियर होगा कि अभी हम लोग के पास हर एक खाता खेसरा में कितना कितना ज़मीन बचा हुआ है। तो खतियानी ज़मीन के मामले में हम लोग फॉर्म के साथ वंशावली जो लगान रसीद हुआ वो लगाएंगे। उसके बाद हम लोग आधार कार्ड लगाएंगे, क्या कि जो भी अभी ज़मीन का सर्वे होगा, हर एक ज़मीन को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। तो आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी हम लोग लगाएंगे। उसके बाद बहुत सारा खतियानी ज़मीन जो है हम लोग के पास, उसमें हम लोग कुछ लोग बंटवारा भी कर चुके हैं। मौखिक बंटवारा भी हो चुका है, कुछ लोग का लिखित बंटवारा भी हो गया है। तो जो लोग का लिखित बंटवारा हुआ होगा, वो लोग साथ में लिखित बंटवारा का फ़ोटोकॉपी भी लगा देंगे। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका मौखिक बंटवारा हुआ होगा, अभी तक लिखित नहीं हो पाया होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो हम लोग के पास उपलब्ध है, उसको हम लोग फॉर्म भर के जमा कर देंगे। और कोशिश करेंगे कि जो हम लोग मौखिक जैसे बांटे हुए हैं, उसी आधार पर हम लोग एग्रीमेंट पेपर लेकर 100 रुपये का आपस में सभी भाई बैठकर, जितने भी पट्टेदार हैं, उसको लिखित कर लेंगे। लिखित करने से फ़ायदा यही होगा कि सबको हम लोग का अलग अलग खाता खुल जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया खतियानी ज़मीन का मामला। उसके बाद बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जिसको हम लोग क्रय विक्रय किए हुए हैं, किसी से ख़रीद लिए हैं, या कुछ ज़मीन बिक्री भी हुआ है, कुछ खरीदे हैं। तो जो खरीदा हुआ ज़मीन है, जैसे मान लीजिए हम खुद खरीदे हुए हैं, तो उस स्थिति में केवाला का फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, और लगान रसीद का फ़ोटोकॉपी लगाकर फॉर्म के साथ जमा करेंगे। कुछ ऐसा ज़मीन होगा जो हम लोग के दादा या पापा या उनसे पूर्वज के नाम पर खरीदारी हुआ होगा, तो वो लोग क्या करेंगे कि जैसे वो लोग का जो खरीदारी हुआ है, अगर वो लोग इस दुनिया में जीवित नहीं हैं, तो साथ में उनका भी वंशावली बनाकर हम लोग साथ में लगा देंगे। जिससे क्लियर हो जाएगा कि हम उनके वंशज हैं, अभी वो जीवित नहीं है, तो उसके बाद हम लोग का उस पर अधिकार है, तो हम लोग के नाम पर उसका खाता खुल जाएगा।
उसके बाद आता है हम लोग पास दोनों प्रकार के ज़मीन के बाद तीसरा ज़मीन आता है दान पत्र से प्राप्त ज़मीन। बहुत ऐसा ज़मीन होगा जो हम लोग को कोई दान कर दिया तो दान पत्र से प्राप्त हो जाता है। तो दान पत्र से प्राप्त ज़मीन के लिए दान पत्र का जो कॉपी होगा, जिस पे हम लोग को दान पत्र लिखा हुआ होगा, उसका कॉपी लगाएंगे। साथ में लगान रसीद जो कट रहा है उसका फ़ोटोकॉपी लगाएंगे और आधार कार्ड का कॉपी लगाएंगे। 3 चीज़ हम लोग लगाकर फॉर्म के साथ जमा कर देंगे। चौथा चीज़ हुआ कि हम लोग को बहुत सारा ज़मीन वसीयत में मिला होगा। वसीयत में ज़मीन उसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए हम एक वसीयत कर दिए अपने नाती पोता या किसी के नाम पर कि हाँ जब तक ज़िंदा है तब तक ज़मीन मेरा है, मरने के बाद उनका हो जाएगा। मान लेते हैं हम किसी को वसीयत किए और हम डेथ कर गए, तो वसीयत के जिसको के नाम पर हुआ है, जिसके वो मिला हुआ है वसीयत में ज़मीन, वो क्या कराएंगे, कोर्ट में जाके उसको रजिस्टर्ड करा लेंगे। रजिस्टर्ड कराने के बाद जिसका रसीद कटने लगेगा उसके नाम पर ही खाता दर्ज कर दिया जाएगा। क्या कि वसीयत के स्थिति ही होता है बहुत सारा कि जैसे वसीयत करा लिए 60-70 साल पहले, बहुत लोग का ऐसा स्थिति होगा कि वसीयत बहुत पहले का हुआ है, जिसका अभी कोई रसीद नहीं कट रहा है, ना कोई रजिस्टर्ड है। तो उसको अभी से भी अगर आप लोग उसको रजिस्टर्ड करा लीजिएगा, रजिस्टर्ड करा कर उसका रसीद कट कर साथ में फॉर्म के साथ जमा हो जाएगा। ये फ़ोन करते लगता है। हेलो। हाँ, तो जैसे वसीयत के मामले में आप लोग समझ गए कि वसीयत हुआ जो हम लोग को दादा परदादा या जो भी हम ही हुए, अपने जब तक ज़िंदा है तब तक मेरा है, मरने के बाद जिसको कर दिए तो जैसे ही वो डेट कर गए उसको रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। रजिस्टर्ड कराने के बाद उसका रसीद कटने लगेगा। रसीद कटने के स्थिति में जो दान मतलब वसीयतनामा हुआ वो साथ में हम लोग का जो रसीद कट रहा है वो और आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी तीनों लगा के हम लोग साथ में जमा कर देंगे। कुछ उसके बाद कुछ ऐसा ज़मीन है कि जो भूमिहीन लोग जो थे उनको सरकार के तरफ से दान में ज़मीन प्राप्त हुआ है, मतलब उनको 3 डिसमिल 4 डिसमिल का उनको ज़मीन दिया गया है, रहने के लिए घर बनाने के लिए उनको ज़मीन मिला हुआ है। उस स्थिति में जो उनके पास पर्चा मिला होगा उनको सरकार की तरफ से, वो उसका कॉपी लगाएंगे। साथ में वो लगान रसीद जो कट रहा होगा उसका कॉपी लगाएंगे और जिसके नाम पे करना होगा उसके आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगा देंगे। इतना चीज़ लगा के जमा कर देंगे। बहुत सारा ऐसा ज़मीन होगा जैसे हम लोग जो फौजी भाई लोग जो हैं वो लोग को सरकार की तरफ से बहुत सारा गिफ्ट ज़मीन मिल जाता है। जैसे बहुत लोग कुछ बढ़िया काम किए या कुछ ऐसा काम किए कि सरकार उनको ज़मीन दिया गिफ्ट में कि 10 बीघा 2 बीघा 4 बीघा जो ज़मीन मिलता है उन लोग को, तो उसके लिए उसको उसका जो पेपर है लिखित वाला वो पेपर चाहिए और रसीद कट रहा होगा तो रसीद का फ़ोटोकॉपी चाहिए और आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए। इतना चीज़ लगा के वो लोग भी जमा कर देंगे ताकि उनका क्लियर हो सके कि कौन ज़मीन कहाँ पर उनको मिला हुआ है, उस आधार पर उनका खाता खुल जाएगा। ये हुआ इतना सारा हम लोग का ज़मीन, इतना तरह का ज़मीन में समस्या भी बहुत सारा है। बहुत सारा ऐसा ज़मीन होगा जिस पे केस उस भी चल रहा होगा, कोई आपस में पार्टीशन केस चल रहा होगा, तो किसी को लड़ाई झगड़ा के कारण उस पर 144 लग गया होगा। तो ज़मीन कैसा भी हो, चाहे गड्ढा हो, चाहे सड़क हो, चाहे धनहर हो, चाहे सरकारी ज़मीन हो, सबका खतियान बनेगा। खतियान सभी का बनेगा, चाहे सरकारी हो, चाहे रहती हो, चाहे गड्ढा हो, चाहे जो हो, जो जैसा ज़मीन है उस अनुसार उसका खतियान बनेगा। जिस पे विवादित है तो वहाँ पर जो हम लोग अभी फॉर्म जमा करेंगे, तो फॉर्म का बारे में डिटेल अभी हम बताएंगे। तो उसका एक अभियुक्तिक कॉलम रहता है, तो अभियुक्तिक कॉलम में अगर कोई केस उस हुआ होगा या कोई कहीं चल रहा होगा तो अभियुक्तिक कॉलम में हम लोग केस नंबर के साथ उसको भर के जमा करेंगे ताकि पता चल सके कि मान लो हो सकता है कि जैसे ही कोई फॉर्म जमा करे तो विपक्षी जो पार्टी होंगे या जिसको मान लीजिए कुछ फ़ायदा होगा वो केस नंबर नहीं दें या वो नहीं बताएं कि ज़मीन पर केस चल रहा है। तो जिसके पास भी होगा वैसा मैटर, चाहे कोई भी पार्टी हो, केस नंबर जरूर कोशिश कीजिएगा उसमें डाल दीजिएगा। केस नंबर डालने से यही फ़ायदा होगा कि फ़िलहाल तो सर्वे होगा जिसके भी नाम पर हो, उसके बाद जो केस का जो डिसीजन आएगा कोर्ट के द्वारा उसके अनुसार वो खतियान में सुधार होगा, क्या कि उसमें केस नंबर पहले से चढ़ा हुआ रहेगा। अब उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं प्रपत्र 2 के बारे में भरने के लिए। है क्या हार्ड कॉपी है? सभी कॉपी पे करना है? हाँ हाँ हाँ, सब पे जो कॉपी आती है ना, नहीं है तो उस पे कर दीजिए।
देखिए प्रपत्र 2, अभी हम लोग जो जितना भी ज़मीन का बात किए, हर तरह की ज़मीन का, इसको हम लोग डॉक्यूमेंट को कैसे लगाएंगे, कहाँ जमा करेंगे, इसके बारे में पहले समझ लीजिए। तो जितना भी हम लोग के पास जो डॉक्यूमेंट है, उसका तो पहले हम लोग फ़ोटोकॉपी करा लेंगे अपने पास। फ़ोटोकॉपी कराने के बाद उसको भरेंगे कैसे, तो उसका एक फॉर्म आया हुआ है सरकार की तरफ से, जिसका नाम है स्वघोषणा फॉर्म। प्रपत्र 2 स्वघोषणा फॉर्म। स्वघोषणा फॉर्म में भर कर और जितना भी अभी डॉक्यूमेंट का हम लोग बात किए हैं, साथ में उसका फ़ोटोकॉपी करके साथ में अटैच करेंगे। तो स्वघोषणा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या है, उसके बारे में बताते हैं। स्वघोषणा फॉर्म का मतलब हुआ कि खुद से हम घोषणा कर रहे हैं कि मेरे पास राजस्व ग्राम में कितना कितना, कौन कौन खाता में कितना कितना ज़मीन है, किसके नाम पर है, ये हम खुद से घोषणाएँ करेंगे जिसके पास भी ज़मीन हो। तो स्वघोषणा का जैसे हम लोग किए, तो स्वघोषणा फॉर्म में हम लोग का लिखा हुआ रहता है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम का मतलब मौजा राजस्व ग्राम दोनों एक ही चीज़ है। बहुत लोग उसको मौजा बोलता है, बहुत लोग राजस्व ग्राम बोलता है, बहुत लोग रेवेन्यू विलेज भी बोलेगा इंग्लिश में। तो जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 4 राजस्व ग्राम में ज़मीन है, तो चारों राजस्व ग्राम में अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। और जैसे मान ले हम हैं, एक ही राजस्व ग्राम में मेरे भी नाम पर ज़मीन है, कुछ मेरी पत्नी के नाम पे ज़मीन है, कुछ बेटा के नाम पे ज़मीन है, तो तीनों लोग का फॉर्म अलग अलग भरा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद बताते हैं फॉर्म भरना। राजस्व ग्राम का मतलब हुआ मौजा। तो जो भी राजस्व ग्राम होगा, मान लीजिए नसीरा है तो वहाँ पे हम लोग नसीरा भर देंगे। उसके बाद थाना नंबर। थाना नंबर मतलब ये वाला पुलिस वाला थाना नहीं है, हर राजस्व ग्राम का एक अपना थाना होता है जिसको रेवेन्यू थाना नंबर कहा जाता है। अगर जानकारी होगा तो भरिएगा, नहीं जानकारी होगा तो किसी से भी संपर्क कर कर पूछ कर उसको भर लीजिएगा। उसके बाद हल्का संख्या। हल्का संख्या का जानकारी होगा तो ठीक है, नहीं तो अमीन साहब हो चाहे हम लोग हो या जो भी जानकार लोग हों, उनसे पूछ कर उसको भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे अगला कॉलम है पुलिस थाना। तो पुलिस थाना तो यहाँ का शायद दाऊदपुर होगा, हमको लग रहा है। तो दाऊदपुर पुलिस थाना है, तो दाऊदपुर हम लोग भर देंगे। उसके बाद अंचल। अंचल हम लोग का हो जाएगा माझी। उसके बाद हम लोग का जिला। जिला सबका सारण हो जाएगा। इतना करने के बाद अगला कॉलम हम लोग का आता है रैयत का नाम। तो रैयत का नाम का मतलब वही हुआ जिसके नाम पर अभी खाता खुलेगा। जैसे अगर पेपर हम लोग दादा परदादा का नाम पर है तो उसका नाम नहीं भरना है, जिसके नाम पर अभी हम लोग को वर्तमान में खाता जिसके नाम पे खोलना है, जिसके नाम पे हम लोग को ज़मीन करवाना है अभी, उसका नाम हम लोग डालेंगे रैयत के नाम में। जैसे अभी हम लोग अगर पूर्वजों के नाम पर अगर चले आ रहा है, उसमें खानदान में अगर जीवित अभी राम जी हैं, राम जी के नाम पर अगर हम लोग को खाता खोलना है तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे राम पिता दशरथ। अगर राम जी 2 भाई हो गए तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे राम वो लक्ष्मण पिता दशरथ। अगर और भी हिस्सेदार हैं साथ में तो हम लोग जैसे लिखेंगे राम वो लक्ष्मण पिता दशरथ क्वामा मोहन व सोहन पिता जो भी होंगे, वैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे उसको। एक फॉर्म में हम लोग कोशिश करेंगे 3 ही खेसरा भरने के लिए। ठीक है, अगर खेसरा का संख्या 3 से ज़्यादा होगा तो हम लोग फॉर्मेट का संख्या बढ़ाते जाएंगे ताकि हम लोग साफ़ सुथरा भर सके, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उसके बाद अगला कॉलम आता है हम लोग का अस्थाई पता। तो अस्थाई पता का मतलब वही हुआ जहाँ हम लोग घर द्वार पर रह रहे हैं, जहाँ का आवासीय बनाते हैं हम लोग, वही हम लोग का अस्थाई पता हो गया जिसको हम लोग भर देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर कॉलम में खाता संख्या। तो हर ज़मीन का एक खाता संख्या रहता है। जो भी ज़मीन होगा हम लोग का खतियान में देखिएगा तो उसमें भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। खतियान ज़मीन होगा तो अगर डेट उट कराए होंगे तो उसमें भी खाता संख्या लिखा हुआ होगा, तो उसी से पढ़कर हम लोग उसमें खाता संख्या भर देंगे। उसके बाद अगला कॉलम है खेसरा नंबर। तो खेसरा नंबर और प्लॉट नंबर दोनों एक ही चीज़ है। बहुत लोग प्लॉट के नाम से जानते हैं, बहुत लोग खेसरा नहीं भी जानते होंगे कि मैं यही मेरा प्लॉट है। तो प्लॉट और खेसरा एक ही चीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे एक ही ज़मीन, जो ज़मीन पे हम लोग का मतलब रह रहे हैं या कब्जे में है या पेपर है, जहाँ भी है, तो वही खेसरा संख्या। अगर मेरे पास 4 खेसरा संख्या है तो चारों भरेंगे। खेसरा संख्या भर दिए। हर एक खेसरा संख्या का एक रकबा होता है। अगला कॉलम है रकबा का। तो मान लेते हैं मेरे पास 1 नंबर 10 नंबर 12 नंबर खेसरा है। तो 1 नंबर खेसरा में अगर 10 डिसमिल ज़मीन है तो 10 डिसमिल भर देंगे।
10 नंबर खेसरा भी अगर मेरा ही है, उसमें 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है तो वहाँ पर 1 एकड़ भर देंगे। तीसरा, अगर मेरे पास 16 नंबर खेसरा में भी ज़मीन उपलब्ध है और 16 नंबर खेसरा में अगर हम लोग का 10 मिली ही ज़मीन है तो उतना ही भर देंगे। मतलब हर एक प्लॉट में जितना जितना ज़मीन है हम लोगों के पास खेसरा के सामने में, वो रकबा को हम लोग भर देंगे। उसके बाद अगला कॉलम है हम लोग का चौहद्दी का। तो चौहद्दी का मतलब हुआ जहाँ भी हम लोग का प्लॉट उपलब्ध है उसके अगल बगल चारों दिशा में कौन कौन आदमी खेत को जोत रहे हैं, या मकान है तो मकान के चारों बगल कौन कौन आदमी है। वर्तमान स्थिति में केबाला से और खतियान से कोई मतलब नहीं है, जो वर्तमान में जो हम लोग का अगल बगल जो आदमी उपलब्ध हैं उसका नाम हम लोग चौहद्दी में डाल देंगे कि अभी हम लोग का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन कौन आदमी है उसका नाम हम लोग चौहद्दी में डालेंगे। उसके बाद अगला कॉलम है किस्म ज़मीन का। किस्म का मतलब हुआ कि ज़मीन किस प्रकार का है, कैसा ज़मीन है, उसमें क्या होता है। तो जैसे अगर हम लोग कोई ज़मीन में मकान बनाए हुए हैं तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे मकान। कोई ज़मीन में अगर हम लोग खेती कर रहे हैं, जैसे धान उन लगा रहे हैं, गेहूँ लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग उसको लिखेंगे धनहर। उसके बाद अगर हम लोग कोई ऐसा ज़मीन है जो घर के अगल बगल का 1 कट्ठा में घर, 4 कट्ठा ज़मीन है, 3 कट्ठा में घर बना लिए हैं, 1 कट्ठा प्रति छोड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग लिख देंगे भीट। उसी प्रकार अगर हम लोग पोखर उखर खोदवाए हुए हैं अपने अपने ज़मीन में तो वहाँ पर हम लोग वहाँ उसको लिख देंगे पोखर। कहीं बगीचा लगाए होंगे तो बगीचा लिख देंगे, यानी जैसा ज़मीन होगा उसको हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आता है अगला कॉलम शेष को छोड़कर लगान। ये कॉलम को कोशिश कीजिएगा आप लोग छोड़ ही दीजिएगा, कहीं कि कॉलम जल्दी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद अगला कॉलम है जमाबंदी संख्या। तो जमाबंदी संख्या जैसे आप लोग जो लगान रसीद जो कटाते होंगे तो लगान रसीद के दाहिने साइड में देखिएगा तो एक जमाबंदी संख्या लिखा हुआ मिलेगा, तो उसी से हम लोग को उतार देना है। जो भी जमाबंदी संख्या होगा उतार के वहाँ पर लिख देना है। वर्तमान में जो लोग अभी हाल फिलहाल केबाला कराए होंगे या नीट कराए होंगे तो उसमें जमाबंदी संख्या हुआ लिखा हुआ हो सकता है नहीं भी मिले, उसमें भाग वर्तमान लिखा हुआ मिलेगा अभी। तो जहाँ भाग वर्तमान लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर जमाबंदी संख्या के जगह पर हम लोग भाग वर्तमान को डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है 10 नंबर, जो है भूमि पर दावा का आधार। कि जो हम लोग इतना हम लोग बात किए पेपर जो लगा रहे हैं वो ज़मीन हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, आया कहाँ से। तो जो ज़मीन इसमें लिखा हुआ है दावा का आधार, जो हम लोग पास अगर खतियानी ज़मीन है जो पूर्वजों से हमको मिला आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे उत्तराधिकार से प्राप्त। अगर खतियानी ज़मीन को हम लोग बंटवारा भी साथ साथ कर लिए हैं तो हम लोग लिखेंगे उत्तराधिकार एवं बंटवारा द्वारा प्राप्त। बहुत सारा ऐसा ज़मीन होगा जिसको हम लोग खरीद बिक्री किए होंगे, वहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्रय पत्र द्वारा प्राप्त। उसके बाद जो वसीयत में ज़मीन मिला होगा वहाँ पे हम लोग लिख देंगे वसीयत द्वारा प्राप्त। जो दान से प्राप्त हुआ होगा वहाँ पे हम लोग लिखेंगे दान पत्र द्वारा प्राप्त। मतलब जैसा जैसे ज़मीन हमको लोग को मिला होगा जिस थ्रू, उसको हम लोग वहाँ पर डिटेल में दर्शा देंगे। उसके बाद अगला कॉलम है अभ्युक्ति। अभ्युक्ति का मतलब हुआ अगर कोई अलग से कुछ आ रहा है या कुछ है उसमें तो उसको हम लोग अभ्युक्ति में डालेंगे। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे कि बहुत सारे ज़मीन पे केस चल रहा है, जैसे 144 हो या पार्टीशन केस चल रहा हो, तो यही अभ्युक्ति कॉलम में जिस खेसरा पर अगर ऐसा कुछ मैटर होगा, ये कॉलम सबको नहीं भरना है, जिसमें कुछ विवाद होगा जिस ज़मीन पर सिर्फ वही लोग भरेंगे, तो उस खेसरा के सामने हम लोग उसका केस नंबर दर्ज कर देंगे कि आपका सिविल कोर्ट में केस नंबर इतना पर उसका चल रहा है। जहाँ 144 लगल होगा तो जो भी मान लीजिए STO कोर्ट से लगा होगा तो वहाँ पर हम लोग लिख देंगे STO कोर्ट केस नंबर इतना, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से होगा, जहाँ से भी होगा मतलब उसका हम लोग केस नंबर उसको दर्ज कर देंगे। हाई कोर्ट में होगा तो हाई कोर्ट के अनुसार वहाँ पर केस नंबर दर्ज कर देंगे, ताकि वो क्लियर हो सके कि ये वाला खेसरा विवादित है, इस पर केस चल रहा है। बस हम लोग इसको डिटेल में भरना है, यही मेन रूप से है। इतना ही ज़मीन है, ज़मीन आपका है तो इसको संभालना भी आप ही लोग को है, तो कोशिश कीजिएगा सही सही सब कोई अपना डिटेल भर दीजिए। इसके बाद जो थोड़ा बता लेते हैं, डिटेल पूछते हैं, थोड़ा सा बता लें। उसके बाद जैसे हम लोग जो फॉर्म भर दिए, वंशावली बनाए, फॉर्म साथ में लगा के जमा कर दिए, इसके बाद अगला जो हम लोग का आएगा, इसके आगे करना क्या है, तो ये तो हो गया खतियान के बाद।
हम लोग खतियान का दूसरा पार्ट नक्शा भी है, क्या कि जो हम लोग ये जो भर के जमा कर रहे हैं इसका नक्शा भी बनेगा सेपरेट। ये तो अपना अपना हम लोग स्थिति जमा कर दिए। तब पुराना जो हम लोग के पास जो नक्शा उपलब्ध है वो लगभग एक एक प्लॉट 10 भाग 20 भाग में बढ़ चुका है। बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जो उसको हम लोग बेच खरीद बिक्री करके छोटा छोटा हो गया है, या आपसी बंटवारा करते हुए छोटा छोटा हो गया है। तो वैसे स्थिति में हर एक प्लॉट का दखल उठाया जाएगा। तो लगभग 1 महीने के आसपास जो अभी कुछ ऑफिशियल काम भी चल रहा है, जैसे पुराना खतियान को अपलोड किया जा रहा है, कुछ जैसे आप ही लोग का फॉर्म भराया जाएगा, तो कुछ लोग आप ही लोग में भी लग जाएंगे हेल्प करने में। उसके बाद जैसे लगभग करीब करीब 1 महीना के 1.5 महीना बाद हर एक प्लॉट पर अमीन लोग जाएंगे। हर एक प्लॉट पर जितना भी ज़मीन है धरातल पर, मतलब आपके गांव में, वहाँ पर जाके हर एक छोटा छोटा टुकड़ा का दखल उठाया जाएगा कि ये वाला टुकड़ा किसके नाम पर है, दूसरा टुकड़ा किसके नाम पर है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जब दखल उठने लगेगा, आप लोग का जो अभी रजिस्टर पर जो साइन कराया जा रहा है उसमें मोबाइल नंबर भी आप लोग देते जा रहे हैं, उसी का एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप के माध्यम से भी आप लोग को जानकारी मिलते रहेगा कि कुछ अगर हो रहा है तो आप लोग को जानकारी भी प्राप्त होते रहेगा। जैसे अगर आप पहला दिन कोई दखल उठाने जा रहे हैं तो बता देंगे आज इसको ना कर रहे हैं, कल दूसरे को ना करेंगे, उधर से करेंगे, तो आपको जानकारी रहेगा। उस अनुसार आप लोग वहाँ पर उपस्थित होकर खुद से सामने में दखल लिखवाइएगा। क्या कि अगर पीछे में दखल या खुद से किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो जो आपके विश्वासी आदमी है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं उनको बोल दीजिएगा कि आप मेरा दखल लिखवा दें। क्या कि बहुत लोग जैसे बाहर में रह रहे हैं, दूसरे को जोतने के लिए दिए हुए हैं ज़मीन, अगर कोई गलत लिखवा देता है या अपना ही नाम लिखवा देता है तो थोड़ा परेशानी बढ़ जाएगा। ज़मीन तो कोई किसी का ले नहीं पाएगा, लेकिन परेशानी कुछ देर के लिए बढ़ जाएगा। तो हम लोग यही कोशिश करना है कि साफ़ सुथरा अपने से दखल लिखवा दें। दखल लिखाने के बाद जैसे ही आपका मान लीजिए 10 प्लॉट 5 प्लॉट 6 प्लॉट जिसका जितना प्लॉट है उसका जैसे ही दखल लिखा जाता है, तो दखल लिखाने के बाद आप लोग फॉर्म तो पहले से जमा किए हुए रहिए करिएगा। ज़्यादातर लोग, कुछ लोग हो सकता नहीं जब जमा कर पाए, लेकिन कोशिश यही करना ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म जमा कर देना है। तो आपका जैसे ही मान लीजिए 5-6 जो भी प्लॉट है उसका दखल लिखा जाता है, तो आप लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रख कर 10 मिनट के लिए अमीन साहब से बात करके फ़ोन पर सामने में बैठ के लिखवा लीजिएगा। सामने में बैठ के लिखवाने से फ़ायदा यही रहता है कि ऐसे भी कोई आपका जानबूझ के गलत नहीं करेगा कोई भी काम, लेकिन अगर छोटा मोटा अगर गलती होता है कहीं, कि जैसे टाइटल में ही गलती हो रहा है, कहीं सिंह की जगह से नहीं लिखा गया, कुछ ऐसा छोटा मोटा गलती हो रहा है, या ज़मीन में भी आपको लग रहा है कि ना मेरा तो 10 कट्ठा था यहाँ 5 कट्ठा चढ़ रहा है, कुछ ऐसा नहीं, तो आपको सामने में दिखाई देगा तो उसी से में उसका सुधार हो जाएगा। जैसे दखल लिखवाने में आप 10 प्लॉट लिखवाए और चढ़ाते समय हो सकता है कि 9 ही चढ़ रहा हो, तो आप पहले ही बता दीजिए कि यहाँ तक मेरा प्लॉट छूट रहा है, तो आपको बाद में परेशानी नहीं बढ़ेगा, तत्काल ही उसका सुधार हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही पूरे गांव का जैसे हम लोग का जो लिखा जाएगा, जैसे पूरे मौजा का एक एक प्लॉट का जैसे ही आपका यदाश्त पंजी, जिस पर हम बोल रहे हैं चढ़ाने के लिए, उसका नाम है यदाश्त पंजी, उस पर पूरा जैसे ही चढ़ जाएगा तब पूरे गांव का एक पर्चा बटेगा, जिसको खानापुरी पर्चा कहा जाता है। तो खानापुरी पर्चा बटेगा जिसमें आपके पास जितना भी प्लॉट होगा आपके नाम पर, उसका आपको डिटेल एक पर्चा के माध्यम से मिलेगा कि आपका उस राजस्व ग्राम में कौन कौन प्लॉट में कितना कितना ज़मीन है, वो आपको दिया जाएगा। साथ में एक LPM मतलब लैंड पार्सल मैप, A4 साइज में एक मैप भी दिया जाएगा। जितना जितना आपका प्लॉट होगा हर एक प्लॉट का एक मैप भी आपको साथ में मिलेगा, जिससे आप देखिए संतुष्ट होइएगा कि मेरा कहीं कोई गलत नहीं है, कोई छूट नहीं गया है। अगर कहीं उसमें कुछ छूट जाता है या कुछ गलत हो जाता है तो आप प्रपत्र 8 के माध्यम से उसका एक आपत्ति फॉर्म आता है, जिसको प्रपत्र 8 में आप लोग भर के उसको जमा कीजिएगा, जिसके माध्यम से उसका सुधार हो सके। अगर किसी कारण से या बाहर में रहने के कारण हो या भूलवश अगर किसी भी कारण से फिर भी आपका छूट जाता है या सुधार ढंग से नहीं हो पाता है, तो आपके पास दोबारा भी मौका है। उसके कुछ ही दिन बाद फिर से प्रपत्र 14 में फॉर्म दिया जाएगा, बताया जाएगा। प्रपत्र 14 में फिर दोबारा आप आपत्ति भरकर उसको हम जमा कर सकते हैं कि मेरा ये छूट गया है किसी कारण से, ऐसी या इसमें सुधार नहीं हो पाया है, उसको भर के आप लोग फिर से जमा कीजिएगा, फिर से आपका उसको सुधार हो जाएगा। सुधार करके उसको फिर से आपके नाम पर हो जाएगा। अगर इसमें भी किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है, ये दोनों काम जो 8 और 14 का तो ये ब्लॉक के माध्यम से ही होगा। मतलब ब्लॉक में जो हम लोग का सर्वे का ऑफिस है
वहीं पे आपको आपत्ति फॉर्म जमा करना पड़ेगा, वहीं सुधार होगा। और दोनों के बाद भी आपका अगर सुधार नहीं हो पा रहा है या किसी कारण से आप बाहर रह गए, आपको पता ही नहीं चल पाया, तब प्रपत्र 20 में फिर से आपको मौका मिलेगा। जो जिला में छपरा में जाकर आप लोग को आपत्ति फॉर्म जमा करना पड़ेगा, वहाँ से उसका सुधार हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात यही है कि कोई अगर चाह के भी चाहता है कि हम मेरा ज़मीन है, जैसे 4 भाई हैं, चारों भाई का ज्वाइंट खाता खुल गया, एक भाई अपना पर्चा लेकर रख लिए, 3 भाई को नहीं पता चल पा रहा है कि हमको तो पता ही नहीं है मेरा ज़मीन कहाँ गया, क्या कि पर्चा तो एक ही बनेगा, ज्वाइंट खाता खुलेगा। तो ऐसा इसमें कोई घबराने का चीज़ नहीं है, कहें कि टोटल जो भी ज़मीन है आपका पर्चा रहेगा सब साथ में ऑनलाइन भी रहेगा। तो अगर आपको पर्चा किसी कारण से कोई छिपा लिया या नहीं बताया, तो आप ऑनलाइन भी उसको देख सकते हैं कि ऑनलाइन अपना देखकर पता चल सकता है कि मेरा चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है नाम। हर चीज़ का सुविधा ऑनलाइन भी है। अब अपना क्या पूरा गांव का, पूरा देश, पूरा बिहार का देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या 19-20 हो रहा है, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई घबराने का बात नहीं है, कोई ज़मीन कोई लेके कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप समय रहते अगर बढ़िया से जमा कीजिएगा तो आप ही लोग को मेहनत कम रहेगा, दौड़ धूप कम करना पड़ेगा। अब जिसके मन में जो सवाल है एक एक करके पूछिएगा, एक ही बार मत पूछिएगा, एक एक करके पूछिएगा तो उसका बाकी लोग भी सुनेंगे। एक एक करके पूछते जाइए। फैमिली है, हाँ, हम घर पर हैं, काफ़ी सब लोग बाहर हैं, तो आधार कार्ड तो हम अपना ही देंगे या चाहे प्रपत्र 2 हम ही भर पाएंगे। अगर ज्वाइंट फैमिली है आपका, अगर आपका बंटवारा नहीं हुआ है तो आप जब फॉर्म भरिएगा, आपको तो अपने परिवार के बारे में पता है, वंशावली बनाइएगा तो पूरा डिटेल खतियानी बनेगा, तब पूरे खतियानी की डिटेल आप वंशावली बना लीजिएगा। वंशावली बना के आजकल ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, वो लोग आधार कार्ड वो व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से भेज देंगे, साथ में फ़ोटोकॉपी करके लगा दीजिएगा। मतलब आधार कार्ड अनिवार्य है? आधार कार्ड से लिंक होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, छूटेगा तो बाद में, जैसे शुरू में आधार कार्ड बन रहा था, आराम से बन जा रहा था, बाद में परेशानी, जोड़ने के लिए परेशानी बढ़ जाता है। अब आधार कार्ड नहीं भी लगेगा तो काम तो हो ही जाएगा, लेकिन बाद में परेशानी आपका बढ़ेगा। आज न कल तो लिंक करवाना ही पड़ेगा, तो जो काम आराम से हो रहा है तो हम लोग उतना आराम से करवा लें। मान लीजिए हम 5 साल या 10 साल पहले जमीन रजिस्ट्री करवाए, हाँ, उस टाइम हमें पता नहीं चला। अब हमें पता चला कि उसका जैसे खाता नंबर गलत है या सर्वे नंबर एक गलत है, एक सही है, खाता गलत है, खेसरा गलत उसके है। लिए हम क्या करें? अब हमें पता चला है। आपको अगर पता चल रहा है कि आपका ज़मीन गलत लिखा गया है तो आपके पास 2 ही उपाय है, या तो जो लिखवाए हैं, जो लिखे हैं उनको पकड़िए कि आप गलत लिख दिए हैं, फिर से मेरा चल कर रजिस्ट्री कर दीजिए, सुधार करिए, या जो लिखे हैं उस पर जाके कब्जा कीजिए जो लिखवाए हैं। जैसे मान लीजिए जो पार्टी नहीं मानती है, कहती हम नहीं लिखेंगे, अब तो फिर हम क्या करें? जैसे आपसे सलाह ले। जो लोग जहाँ पे लिखे हुए हैं गलत लिखे भी हों तो ज़मीन उन्हीं का था। जमीन है, जमीन तो मेरे कब्जा में है। ये नहीं, जो लिखे हैं, जो लिखित में है वो सब ज़मीन आपके कब्जा में है। मेरे कब्जा में है, लेकिन उसका सर्वे नंबर गलत है, खाता नंबर 34 सब सही है, तो उसको क्या करें? हम फिलहाल जैसे ही अब हो रहा है, उसका सुधार करवाना पड़ेगा वहाँ पर। उस आदमी जो लोग रजिस्ट्री किए हैं, अगर 2 साल भर के अंदर का है, नहीं साल भर भी ज़्यादा हो गई। बता रहे हैं कि साल भर के अंदर का है तो तुरंत वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में चेंज हो जाएगा, जिसके साथ कोई फीस भी नहीं लगता है। और उससे ज़्यादा का अगर होगा तो उस आदमी से लिखवाना पड़ेगा, और न तो उनको थोड़ा कोर्ट में या कहीं पर बुलाइए कि आप यहाँ लिखे हैं, गलत लिख दिए हैं। अच्छा, जो खर्चा आएगा फिर वो रजिस्ट्री वाली आएगी, उसमें जो पहले दिए हम। खर्चा तो रजिस्ट्री वाला ही आएगा, क्या कि साल भर के अंदर का रहेगा तो उसमें फ़ीस नहीं लगेगा, साल भर के ज़्यादा का होगा तो उसमें फ़ीस लगेगा। अच्छा सर, एक और है, एक मिनट, एक हाँ, सेकेंड। बोलिए। जैसे मान लीजिए ये जमीन हम जोत रहे हैं, बो रहे हैं, हाँ, और हमारे पास कुछ नहीं है, करीब 100 साल मेरे दादा परदादा जोते। आपके सैकड़ों साल से तो